बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक बहू नैना रहा करती थी। नैना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन नैना थोड़ी सांवली थी और उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, जिस वजह से नैना को अपने ससुराल में बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता था। हमेशा उसे बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। नैना की एक ननद थी संजना। संजना हमेशा नैना को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन संजना की कुछ फ्रेंड उससे मिलने घर आती हैं। तभी नैना उन सभी के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। नैना को देखते ही संजना की सभी फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगती हैं और वह तभी कहती हैं अरे यार संजना, यह काली कलूटी कौन है? वैसे तो तू कॉलेज में बड़ी बनती फिरती थी, अपने आसपास काले और बदसूरत लोगों को भटकने भी नहीं देती थी, फिर यह इतनी काली कलूटी तेरे घर में क्या कर रही है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कहीं तेरी काली कलूटी बदसूरत दूसरी भाभी तो नहीं है? हाँ सपना, तुमने बिल्कुल सही समझा, ये संजना की नई भाभी है। ऐसी काली कलूटी चेहरे पे निशान वाली बदसूरत। अगर संजना तुम अपने भाई की दूसरी शादी कर ही रही थी तो अपनी पहली भाभी की तरह सुंदर तो लेकर आती। वो कितनी ज्यादा गोरी चिट्टी थी, कम से कम इतनी बदसूरत भाभी तो मत लेकर आती। मगर ये तो बहुत सारा दहेज लेकर आई है ना। कल जो तुम कॉलेज में सोने की चैन पहन कर आई थी वो भी तुम्हारी भाभी लेकर आई है ना। शायद तुमने दहेज के लालच में अपने भाई की किस्मत फोड़ दी। इस तरह से संजना की सभी फ्रेंड्स हंस रही थी। संजना को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है और वह गुस्से में लाल अपनी सभी फ्रेंड्स के सामने नैना को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि अपनी काली शक्ल लेकर बाहर मत आया करो। अगर आपने नाश्ता तैयार कर ही दिया था तो आप मुझे बुला लेती। कम से कम आपके आने से मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। काली शक्ल लेकर कहीं भी चली जाती हैं, जैसे इस काली कलूटी शक्ल को देखने के लिए सब तड़प रहे हो। अब जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों में मेरी नाक ही कट गई। बेचारी नैना चुपचाप संजना की खरी खोटी बातें सुन रही थी और नैना आंखों में आंसू लेकर वहाँ से आ जाती है। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा नैना के साथ ऐसा ही होता था। नैना को हमेशा अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन संजना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। तभी नैना की सास कमला नैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस काली कलूटी, तेरी वजह से मेरी बच्ची के रिश्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। पिछली बार जब तू उसके दोस्तों के सामने गई थी तो मेरी बच्ची की बहुत बेइज्जती हुई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के ससुराल वालों के सामने हमारी थोड़ी भी बेइज्जती हो। इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर घर का सारा काम खत्म कर बाहर चली जाना और तब तक घर में मेहमान है, तब तक घर में आने की जरूरत नहीं है। तुझे देखकर उन्हें लगेगा कि हमने दहेज के लालच में आकर तो जैसी काली कलूटी निशान वाली बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। चल अब घर के काम खत्म कर। मनहूस, मम्मी जी आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आपको तो पहले ही पता था कि मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, फिर आपने मुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया? मुझे मत बनाती। जैसी बहू आपकी पहली थी गोरी चिट्टी, वैसी ही बहू ढूंढ कर लेकर आ जाती। आपके बेटे भी मुझसे नाराज रहते हैं, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। क्या आप मुझे अपने घर की नौकरानी बना के लेकर आई थी? मैं इस घर की बहू हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत किया करें, मुझे बहुत दुख होता है। अब मैं जैसी भी हूँ आपकी बहू हूँ, बदल तो नहीं जाऊंगी। अरे वाह काली कलूटी, तू तो बहुत जल्दी भूल गई कि मैंने तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया। चल मैं तुझे बता देती हूँ। एक तो फ्री में मुझे नौकरानी मिल गई, मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। दूसरी बात, तेरे बाप ने मुझे इतना सारा दहेज दिया था जिस वजह से हम ऐश कर रहे हैं, वरना क्या तूने मुझे पागल समझा है? तो जैसी काली कलूटी बदसूरत को अपने घर की बहू बनाती। चल अब अगर तेरा ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो घर के सारे काम खत्म कर, मेहमान आने ही वाले होंगे। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और वही दूसरी तरफ बेचारी नैना पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करती है, अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती है और उसके बाद जैसे ही लड़के वाले आने वाले होते हैं घर से बाहर चली जाती है और एक गार्डन में जाकर बहुत रोती है।
अगर आज मैं सुंदर होती तो इस तरह से घर से बाहर नहीं होती, घर की खुशियों में शामिल होती। लेकिन मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। बचपन से ससुराल तक का सफर मेरा बहुत कठिनाई वाला गुजरा है। हमेशा लोगों के ताने, खरी खोटी बातें सुनकर ही बड़ी हुई हूँ। कितनी बदसूरत है, इसके चेहरे पर तो निशान है, अरे ये तो कितनी काली है, यह सुनकर बड़ी हुई हूँ। क्या इस दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ है? हम जैसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। हम क्या सिर्फ हमेशा लोगों की खरी खोटी बातें, ताने बस यही सुनते रहेंगे? हमें खुश रहने का कोई हक नहीं। काश ऊपर वाला मुझे भी थोड़ा रंग रूप दे देता तो मैं लोगों के ताने नहीं सुनती, अपने ससुराल में खुश रहती और मुझे भी मेरे पति का प्यार मिलता। लेकिन हम जैसी बदसूरत लड़कियों को ऐसी किस्मत कहाँ? उनकी किस्मत में तो सिर्फ दुत्कार, दर्द, परेशानी, लोगों के ताने यही लिखे होते हैं। ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी नैना को किसी और की भी रोने की आवाज आती है जो बहुत जोर जोर से आ रही थी। नैना उस आवाज का पीछा करती है तो उस गार्डन के पीछे एक घना जंगल था और वह आवाज वहां से आ रही थी। और उस घने जंगल में एक गुफा थी जिसके अंदर बूढ़ी औरतें थी और वह जोर जोर से रो रही थी। नैना अंदर जाकर उनसे पूछती है, अरे यहाँ पर तो इतनी सारी बूढ़ी अम्मा है, अरे आप सभी लोग क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? आप लोगों को क्या परेशानी है? बेटा, हम बुढ़िया नहीं हैं, हम तो परी लोग की सबसे ज्यादा सुंदर परियां हैं। लेकिन हमें एक जादूगरनी ने ऐसा बना दिया और उस जादूगरनी ने हम सभी की सुंदरता एक जादुई लिपस्टिक के अंदर कैद की है। और वह जादुई लिपस्टिक बादलों में है और बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना आसान नहीं है, क्योंकि बादलों में दो जादुई लिपस्टिक है और एक बार तुमने जिसे भी छू लिया बस तुम उसे ही लेकर आ सकती हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है जिसमें हमारी सुंदरता है? अगर कल तक हम परी लोग वापस नहीं गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटा, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं। हाँ अम्मा जी, मैं आप लोगों की मदद जरूर करना चाहूंगी, लेकिन मैं बादलों में कैसे जाऊंगी? नैना के इतना कहते ही तभी एक बूढ़ी औरत चुटकी बजाती है। बादलों में जाने के लिए सीढ़ियां बना देती है। नैना उन सीढ़ियों की मदद से बादलों में पहुंच जाती है और तभी उसे जादुई दो लिपस्टिक नजर आती हैं। तभी एक जादुई लिपस्टिक से आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। देखो, अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरे अंदर ही उन सभी परियों की सुंदरता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ, इन सब में तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम यह जादुई लिपस्टिक ले जाकर उन सभी परियों को दे दोगी, मगर तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाती हो और उन परियों को मुझे नहीं देती तो तुम्हें मुझे लगाने का एक मौका मिलेगा और उन सभी परियों की सुंदरता तुम्हें मिल जाएगी। तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। जल्दी जल्दी मुझे अपने साथ लेकर चलो। नहीं नहीं नैना, ये भ्रम है, धोखा है। जादुई असली लिपस्टिक मैं हूँ। जादूगरनी ने इसे लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। तो मुझे हाथ लगाओ, मुझे अपने साथ लेके चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। नैना कुछ समय के लिए दुविधा में फंस जाती है कि असली जादुई लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह अपनी आंखें बंद करती है और वह फैसला कर लेती है कि असली जादुई लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह दूसरी जादुई लिपस्टिक को हाथ लगाती है। नैना के हाथ लगाते ही पहली जादुई लिपस्टिक गायब हो जाती है और वह दूसरी जादुई लिपस्टिक लेकर सभी परियों के पास आ जाती है और वह सभी परियां एक एक करके वह जादुई लिपस्टिक लगाती हैं तो वह दोबारा से परियां बन जाती हैं। तभी एक परी नैना से कहती है, अरे वाह नैना, आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुम्हें कैसे पता चला कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है? परी जी, मेरी माँ हमेशा समझाती थी, अगर आपको कोई किसी चीज का लालच दे रहा है इसका मतलब वह झूठा है, मतलबी है, वह आपको लालच देकर फंसा रहा है। बस जैसे ही पहले जादुई लिपस्टिक ने मुझे सुंदरता का लालच दिया तभी मैं समझ गई कि असली जादुई लिपस्टिक कौन सी है। सच में नैना, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो, तभी तो तुमने बादलों के दो जादुई लिपस्टिक के बीच में सही चयन किया। अगर तुम सुंदरता के लालच में आ जाती तो तुम असली लिपस्टिक कभी भी नहीं लेकर आ पाती। हमें अपनी जादुई शक्ति से पता चला है
कि तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार होता है, लेकिन अब नहीं। आज से यह जादू लिपस्टिक तुम्हारी है। हमें जो चाहिए था वह हमें मिल गया। और हाँ, यह जादू लिपस्टिक कभी भी लालची या बुरे लोगों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बादलों की जादू लिपस्टिक हमेशा अच्छे लोगों के ही काम आती है, लालची या बुरे लोगों के नहीं। ठीक है बेटा। परी की बातें सुनकर नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी परियां बादलों की जादू लिपस्टिक नैना को देकर परी लोग चली जाती हैं। परियों के जाने के बाद नैना वह जादू लिपस्टिक जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, मैं इस जादू लिपस्टिक की वजह से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब मुझे मेरे ससुराल में सम्मान मिलेगा, सब मुझसे प्यार से बातें करेंगे, मेरे पति भी मुझसे नाराज नहीं रहेंगे। मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नैना खुशी खुशी घर चली जाती है। नैना को देखते ही संजना, कमला, नैना का पति सुरेश चौंक जाते हैं कि इतनी ज्यादा सुंदर लड़की कौन है और इनके घर में क्या करने आई। तभी संजना नैना से कहती है, अरे तुम कौन हो? मम्मी, यह लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों में परियों को देखती थी, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल परियों की तरह सुंदर। तुम कौन हो? किससे मिलने आई हो? तुम्हें किससे मिलना है? संजना दीदी, मैं कोई परी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी भाभी नैना हूँ। नैना? नैना तो इतनी काली कलूटी बदसूरत थी, अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी जी, मुझे परियों ने जादुई लिपस्टिक दी, जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो आप मुझे काली कलूटी बदसूरत नहीं कहेंगी, मुझसे प्यार से बात करेंगी। मम्मी, रात बहुत ज्यादा हो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर आप सभी के लिए नाश्ता भी तो बनाना है। ऐसा कहकर नैना सोने के लिए चली जाती है और बादलों की जादू लिपस्टिक छुपाकर कहीं रख देती है, ताकि फ्यूचर में कभी किसी को जादू लिपस्टिक की जरूरत पड़े, लेकिन उससे पहले वह किसी भी लालची इंसान के हाथ न लगे, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से उसे छुपाकर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नैना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संजना की रातों की नींद उड़ जाती है और वह एक दिन सोचती है, जब इतनी काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, बिल्कुल परियों की तरह, मैं तो पहले ही कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अगर जादू लिपस्टिक मैंने लगा ली तो मैं न जाने कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे वह जादुई लिपस्टिक चुराकर लगा लेनी चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर संजना जादू लिपस्टिक ढूंढने के लिए नैना के रूम में चली जाती है, लेकिन संजना को इतनी आसानी से बादलों की जादू लिपस्टिक नहीं मिलती। बहुत मुश्किलों के बाद संजना को वह जादू लिपस्टिक मिल जाती है और वह खुशी खुशी अपने रूम में लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संजना बादलों की जादू लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा मिल जाती है। अगले दिन कमला अपनी बेटी को इतने ज्यादा बदसूरत देखती है तो उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है। रौनकपुर गांव में गंगा अपनी जुड़वा बेटियां रानी और मुस्कान के साथ रहती थी। रानी और मुस्कान बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद गंगा ने ही बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। धीरे धीरे उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। वो जब अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देखती तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। रानी, मुस्कान, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा। आई माँ, जल्दी से तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं सेठ के घर जा रही हूँ, रात को देर से घर आऊंगी। आज सेठ की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारे काम है। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है? माँ, आपने तो कभी हम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। मुस्कान, जन्मदिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? माँ कितनी मुश्किल से घर की जरूरतों को पूरा करती है ना माँ? मेरी बेटी से ये किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े लोग ही मनाते हैं? अरे, मेरी दोनों राजकुमारियाँ क्या किसी से कम है? वो तो मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए मैंने कभी तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। इस बार देखना मैं कितने धूमधाम से तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। क्या सच में माँ? और आप हमारे लिए वो बड़ा सा केक भी लेकर आओगे? हाँ बेटी, मैं केक भी लेकर आऊंगी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना और शाम को दोनों बहन घर में ही रहना। ठीक है माँ। गंगा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी,
इसलिए वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह गंगा अपनी बेटियों से कहती है, मेरी दोनों बेटियों को जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। माँ, आज हम दोनों का जन्मदिन है। हाँ बेटी। माँ, आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? माँ कभी अपने बच्चों की खुशियाँ भूलती है क्या? अब चलो दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैं शहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए केक लेने, फिर साथ मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। माँ की बात को सुनकर खुशी और मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश हुई। गंगा अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच एक घना जंगल पड़ता था। गंगा शहर से केक लेकर जब वापस लौट रही थी तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। गंगा वहीं पास ही केक रखकर नदी से पानी पी रही थी। तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। गंगा की आवाज सुनकर वहीं से गुजर रही मोना जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाती है। अरे, आपको तो किसी जहरीले सांप ने काटा है, मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है जादूगरनी जी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे तो बस अपनी दोनों बेटियों की चिंता हो रही है। जादूगरनी जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। कहो, क्या मदद चाहिए? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगी। प्लीज वादा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से ये केक उसे दे दीजिएगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटियाँ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर गंगा ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब देखकर मोना जादूगरनी को बहुत ही दुख हुआ और वह केक लेकर खुशी और मुस्कान के घर पहुंच गई। जादूगरनी को देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। आप कौन है और मेरी माँ कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? मैं मोना जादूगरनी हूँ। मुझे तुम्हारी माँ तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेजी है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें गंगा जैसी माँ मिली। लेकिन अफसोस, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर जादूगरनी ने जंगल में जो हुआ वह सब उसे बताया। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगी। अब तो हम अनाथ हो गए, अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ ऐसे हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, जीवन और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है बेटी, ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो अपने आंसू पोंछो। अपनी बेटियों की आंखों में इस तरह आंसू देखकर तुम्हारी माँ भी ऊपर भगवान के पास रोएगी, इसलिए चुप हो जाओ। ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। टन टन केक। मुझे ये केक नहीं चाहिए, इसी की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। हाँ, अगर माँ ये केक लेने शहर नहीं जाती तो उनके साथ ये नहीं होता। मैं ये केक नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मत खाओ, लेकिन इस केक को अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख ही सकती हो। केक का घर? मैं कुछ समझे नहीं, अभी समझाती हूँ। टेन टेन। इतना बोलते ही जादूगर ने उस केक को एक विशाल केक के घर में बदल देती है। ये देखो बच्चियों, ये जादुई केक का घर है और अब से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब से तुम जो भी इस केक के घर से मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों बहन अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, और हाँ, जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर मोना जादूगरनी वहाँ से चली गई। उस दिन से खुशी और मुस्कान को जब भी किसी चीज की जरूरत होती जादुई केक घर से मांग लेती। अब उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन खुशी ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है।
मैं सोच रही थी हमारे जैसे गांव में और भी कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रही थी क्यों ना इस गांव वालों को भी इस जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए, ताकि वो भी इस केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अरे वाह खुशी, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। मैं अभी सबको जादुई केक घर के बारे में बता कर आती हूँ, ताकि उनकी परेशानी भी खत्म हो सके। ये सोचकर दोनों बहनों ने उस जादुई केक के घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। उस दिन से सभी गांव वाले जादुई केक घर के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और जादुई केक घर भी उन गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी गांव वाले जादुई केक घर की तारीफ करने लगे। इस तरह से जादुई केक घर के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया। उस जादूगरनी ने मुझे यहाँ किस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो उसने मुझे सिर्फ इन दोनों बहनों की मदद करने को कहा था, लेकिन अब इन दोनों बहनों की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करनी पड़ रही है। जब देखो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान ही करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन के बाद से जो भी गांव वाले जादुई केक घर के पास मदद मांगने जाते, तब जादुई केक का घर उस पर अत्याचार करने लगा। वो कभी किसी को पेड़ से उल्टा लटका देता, तो कभी किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता। कुछ लोगों को तो वो बिजली के झटके भी देने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। उस घमंडी जादुई केक से सभी गांव वाले परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों बहनों के पास गए और उनसे बोले, बेटी, तुमने जो हमें जादुई केक के घर के बारे में बताया था, वो केक का घर तो हम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम दोनों बहन कृपया करके हमें उस जादुई घमंडी केक के घर से बचा लो बेटी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। फिर खुशी उन गांव वालों से बोली, जिस जादूगरनी ने मुझे यह केक दिया था, उन्होंने मुझसे कहा था जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रुकिए, मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर दोनों बहनें जादूगरनी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही जादूगरनी वहाँ प्रकट हो गई। तब दोनों बहनों ने जादूगरनी को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर जादूगरनी ने कहा, उस जादुई केक घर ने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत ही गलत है। मैं अभी उस जादुई केक घर का घमंड खत्म करती हूँ। ये बोलकर जादूगरनी जैसे ही उस जादुई केक घर के पास गई, घमंड में चूर जादुई केक घर ने जादूगरनी पर भी हमला करने की कोशिश किया। तब जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादुई केक घर को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। फिर जादूगरनी उन गांव वालों से बोली, आप सभी गांव वालों ने इस पेड़ पर जो जादुई केक का घर था उस पर पूरी तरह निर्भर हो गए, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब से आप सब खुद ही अपनी समस्याओं का हल करना। अगर आप सबको कभी ज्यादा परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। मैं खुद आप लोगों की मदद करने यहाँ आ जाया करूँगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद से सभी गांव वाले खुद ही मेहनत करके खाने लगे। कभी उन्हें ज्यादा दिक्कत होती तो वो जादूगरनी को याद कर लिया करते। साथ ही खुशी और मुस्कान भी गांव वालों की हर संभव मदद कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।